गुड हाँ जी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम आ चुके हैं स्टैटिस्टिक्स के चैप्टर 3। ठीक है, किस पर आ चुके हैं बेटा? हम चैप्टर 3 पर। और ये चैप्टर 3 हम कवर अप करने वाले हैं बेटा। एज़ पर एनसीईआरटी अगर हम देखें ये चैप्टर 2 का ही पार्ट है और बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न भी था कि ये टॉपिक रह गया है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ने वाले हैं, एक एक टॉपिक आपका कवर होगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो बेटा चैप्टर का नाम है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि चैप्टर का क्या नाम है, कलेक्शन ऑफ डेटा। मैं यहाँ की बात कर रही हूँ, कलेक्शन ऑफ डेटा। ठीक है, कलेक्शन ऑफ डेटा, सेंसस एंड सैम्पलिंग मेथड। ठीक है, एनसीईआरटी में कंबाइंड ये चैप्टर 2 के साथ, बट मैं इसको आपको अलग अलग पढ़ा रही हूँ। तो इस चैप्टर में सबसे पहला टर्म जो आपको समझना होगा बेटा वो क्या होगा? सबसे पहले टर्म की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला हमारा टर्म है सैम्पलिंग मेथड। ठीक है, इंट्रोडक्शन, स्टेप्स इन सैम्पलिंग, टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग। बेटा अगर मैं आपको सैम्पलिंग की बात करती हूँ तो आपको पहले नीचे आपको एक ब्लू सर्कल दिख रहा होगा, राइट। आफ्टर दैट आपको एक रेड सर्कल दिख रहा होगा। रेड सर्कल में कुछ लोग खड़े हुए हैं, ब्लू सर्कल में बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं। तो सैम्पलिंग मेथड बेटा होता क्या है कि जो हमारी पूरी पॉपुलेशन है जो इसमें दिखाई दे रही है, उस पॉपुलेशन को अगर सभी लोगों की स्टडी ना करके उसमें से कुछ ऐसे लोगों को ले लिया जाए जो उन सभी लोगों को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, वो हमारा सैम्पलिंग मेथड होगा। जैसे कि अभी सिर्फ इतना देखो कि बहुत सारे लोगों में से, बहुत सारी पॉपुलेशन में से सिर्फ हमने कुछ लोगों को ले लिया जो इस पूरे ग्रुप को क्या करेंगे, जो इस पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करेंगे, वो हमारा होता है बेटा सैम्पलिंग मेथड। एक बार आगे चलते हैं, फिर इसको पूरे अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। राइट स्टूडेंट्स, देखिए बेटा यहाँ पर आता है सेंसस एंड सैम्पल मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर आप यहाँ पर पिक्चर भी देख रहे हो, एक बार पिक्चर पर नज़र डाल लीजिए। सेंसस में बहुत बड़े लेवल पर है और सैंपल में बहुत छोटे लेवल पर है। मैं इसकी डेफिनेशन पढ़ती हूँ जो यहाँ पर मेंशन है। व्हेन द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज़ लार्ज और डिटेल इंफॉर्मेशन इज़ रिक्वायर्ड, डेटा इज़ कलेक्टेड थ्रू मेथड्स लाइक सेंसस एंड सैम्पलिंग, बोथ हैव देयर own merits and demerits which need to be considered in detail before starting a statistical inquiry. In this chapter we will study, हम इसमें लिखा हुआ है कि इस चैप्टर में हम क्या क्या स्टडी करेंगे। कंसेप्ट ऑफ पॉपुलेशन और यूनिवर्स, मेथड ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन, इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ सैम्पल। ठीक है, तो हम यहाँ पर आते हैं बेटा कंसेप्ट ऑफ पॉपुलेशन ऑफ यूनिवर्स। ठीक है बेटा, अब इस चैप्टर में सबसे पहला जो टर्म आपकी आती है वो है पॉपुलेशन और यूनिवर्स। ठीक है, वो है, ये आपको बेटा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और आपको पता भी होना चाहिए कि यूनिवर्स और पॉपुलेशन है क्या। अब अगर मैं एक आम आदमी की बात करती हूँ, आप डेफिनेशन देख लेंगे लेकिन मैं आपको हिंदी में समझाती हूँ। अगर मैं एक आम आदमी के बात करूं तो पॉपुलेशन का मतलब उसके दिमाग में आएगा जनसंख्या, लेकिन यहाँ पर पॉपुलेशन का मतलब है कि आप जिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो। लाइक फॉर एग्जांपल मैं ये कहूँ कि आपके स्कूल के स्टूडेंट्स की एवरेज हाइट पता करनी है मुझे, तो मैं आपके स्कूल पर स्पेसिफिकली ध्यान दे रही हूँ और आपके स्कूल में सपोज देयर आर 2000 स्टूडेंट इन योर स्कूल। ठीक है, कितने स्टूडेंट्स हैं? 2000 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो वो जो 2000 स्टूडेंट होंगे वो मेरे लिए यूनिवर्स होगा या पॉपुलेशन होगा। यानी हम जिस भी चीज़ की स्टडी कर रहे हैं उसका पूरा अल्टीमेटली एग्रीगेट नंबर, जितने लोगों की मैं स्टडी कर रही हूँ उसको क्या कहेंगे, यूनिवर्स या पॉपुलेशन। क्लियर है? जैसे आपको इसमें डेफिनेशन में लिखा हुआ है, इट मीन्स द एग्रीगेट ऑफ ऑल द आइटम्स इन ए स्टैटिस्टिकल स्टडी, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड यूनिवर्स। अब आइटम की डेफिनेशन दी हुई है, इट डिनोट्स एन इंडिविजुअल यूनिट बिलोंगिंग टू द पॉपुलेशन।
ठीक है, और सैंपल की दी हुई है। इट इज़ ए पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन विच रिप्रेजेंट ऑल आइटम्स ऑफ द पॉपुलेशन। आइटम देखो इसमें दिया हुआ है, एक पर्टिकुलर आदमी को इधर इन्होंने शो किया गया है कि आइटम ये होता है, और सैंपल क्या होता है, इन सारी पॉपुलेशन में से कुछ को ले लिया, जो कि ये 4-5 को ले लिया जो कि इस पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। नेक्स्ट चलते हैं। अब हमारे बेटा यहाँ पर मेथड्स ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन आते हैं, जो कि 2 टाइप्स के होते हैं, सेंसस मेथड एंड सैम्पलिंग मेथड, राइट। आगे चलिए, सेंसस मेथड क्या होता है बेटा। सेंसस में पहले आप हिंदी में समझिए, आप एक एक आइटम की डिटेल स्टडी करते हो, और सैंपल में बस एक रैंडमली ग्रुप को आप चूज़ कर लेते हो और पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर उसे क्या कह देते हो, सैंपल मेथड। अब हम बात करने वाले हैं 1 बाय 1 सेंसस मेथड क्या होता है। अंडर दिस मेथड, अगर मैं अपनी लैंग्वेज में बात करूँ, डेटा इज़ कलेक्टेड, ठीक है, covering every item of the universe relating to problem under investigation। यहाँ देखिए, data related to investigation is collected from each and every item of the population। मतलब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मेरे को पूरी की स्टडी करनी होगी, यहाँ पर एक जनसंख्या दिखाई गई है, ठीक है, तो यहाँ पर ये हर एक व्यक्ति की स्टडी की जाएगी, हर एक एक बंदे की, हर एक एक पर्सन की स्टडी की जाएगी। वो क्या होता है बेटा, हमारा सेंसस मेथड होता है, जहाँ पर ईच एंड एवरी पर्सन को उसकी जितनी भी वो होती हैं स्टडी की जाती है, हर बंदे की स्टडी इसमें होती है। अब इसके क्या है, मेथड्स ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन, मतलब इसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स दी गई हैं। मेरिट्स और डीमेरिट्स की अगर मैं इसकी बात करूँ तो सबसे पहला पॉइंट इसमें आता है बेटा, हाईली एक्यूरेट एंड रिलायबल, ठीक है, मतलब ऑब्वियस सी बात है, हम हर बंदे की करेंगे तो वो क्या होगा, एक्यूरेट होगा, ठीक है, बिल्कुल सही होगा और रिलायबल होगा, ठीक है। और अगर हम दूसरे नंबर की बात करेंगे तो वेरी लेस चांसेस ऑफ बीइंग बाइस्ड, मतलब क्या होगा कि इसमें बाइसनेस मतलब पक्षपात, ठीक है, इसमें बायसनेस का कोई चांस ही नहीं है। क्यों, इन्वेस्टिगेशन के, क्योंकि इन्वेस्टिगेटर ने सभी का इन्वेस्टिगेशन किया है, ठीक है। अब जैसे इसको आप सारे पॉइंट्स इसमें पढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। जैसे अगर मैं अपनी तरफ से कहूँ कि इसमें एक और चीज़ हो सकती है कि ये ट्रस्टवर्दी हो सकता है। 3-3, 4-4 पॉइंट हम कर देंगे। ट्रस्टवर्दी क्यों हो सकता है, ऑब्वियस सी बात है बेटा, ट्रस्टवर्दी क्योंकि आप इसके ऊपर रिलाई कर सकते हो, ये आपने प्रॉपरली कलेक्ट करके इसका एनालिसिस किया है, राइट। अगर हम अब इसके डीमेरिट्स की बात करें तो अगर सबसे पहला मेरे से पूछा जाए कि इसका सबसे पहला डीमेरिट, मैं जो इसका नंबर 2 है उसको लिखूंगी कि वेरी एक्सपेंसिव या कॉस्टली। देखो इसमें समय बहुत ज़्यादा लगता है, पैसा लगता है। कॉस्ट का बेटा ध्यान रखना कि जब भी मैं एक्सपेंसिव या कॉस्टली बोलती हूँ तो उसका मतलब सिर्फ पैसे से नहीं होता, उसका मतलब पैसे के साथ साथ समय से भी होता है और एफर्ट से भी होता है, ठीक है। अब रिक्वायर्ड ए लॉट मैन पावर, ये क्या होता है, रिक्वायर्ड ए लॉट मैन पावर, मतलब इसमें बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होती है। ऑब्वियस सी बात है, इतने सारे लोगों के बारे में स्टडी करना है तो उसके लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, रिक्वायर्स ए लॉट ऑफ मैन पावर, ठीक है। वेरी लेंथी एंड टीडियस प्रोसेस, मतलब बहुत लंबा प्रोसेस होता है और नॉट सूटेबल फॉर ए लार्ज पॉपुलेशन। अगर बहुत ज़्यादा जनसंख्या बड़ी है तो ये लार्ज पॉपुलेशन पर सूटेबल नहीं बैठता, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा मेथड्स ऑफ सेंसस के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, नेक्स्ट आता है मेथड्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि सैम्पलिंग मेथड। सैम्पलिंग मेथड बेटा मैं आपको अब एक पार्ट में बताती हूँ। वहाँ पर हमने किया था पूरी जो पॉपुलेशन है उसकी हमने सारी स्टडी की थी, हर पार्ट की स्टडी की थी, वो सेंसस मेथड होता है, ठीक है। सैंपल में मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू मैंने समझाया है, ये एक पूरा पॉपुलेशन है जो आपको सर्कल पर दिखाया है और इसमें से इतने लोगों को ले लिया है जो इस पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेंगे और हम रिजल्ट पर पहुंच जाएंगे। तो सैंपल का बेटा मतलब ही क्या है, छोटे छोटे सैंपल निकालना। इसमें क्या होता है, कुछ सिलेक्टेड सैंपल्स ले लिए जाते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं
पूरे ग्रुप को, पूरे यूनिवर्स को। ठीक है, तो डेटा, इसमें देखिए इसकी डेफिनेशन क्या लिखी है, डेटा इज रिक्वायर्ड फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स विच आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन, दिस इज कॉल्ड अ सैम्पल। सुटेबिलिटी देखेंगे, व्हेन ए हाई लेवल ऑफ एक्यूरेसी इज नॉट रिक्वायर्ड, इसकी उपयुक्तता क्या है, जब हमें वहाँ पर 100% एक्यूरेसी नहीं चाहिए तो ये बिल्कुल ठीक होता है। व्हेन द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज़ वेरी लार्ज, अगर हमारा जो फील्ड है इन्वेस्टिगेशन का वो लार्ज है तो वहाँ पर उपयुक्त होता है। when the field of investigation is more or less homogeneous, ठीक है, आप अगर इसमें से 2-2, 3-3, 4-4 पॉइंट भी लिख देंगे तो वो ठीक रहेगा बेटा। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं, इसके मेरिट्स जैसे हमने सेंसस के किए ऐसे ही हम सैम्पलिंग के करते हैं। जैसे मेरिट्स की बात है, अगर हम सबसे पहला पॉइंट देखें, रिक्वायर लेस टाइम, मनी एंड एफर्ट्स, ऑब्वियस सी बात है, मतलब कि इकोनॉमिकल है। क्या होता है इसमें, कम खर्चा लगता है, कम पैसा लगता है और कम एफर्ट्स भी लगते हैं। सुटेबल फॉर द स्टडी ऑफ इजीली पेरिशेबल आइटम, मतलब क्या होता है कि जो हमारे आइटम्स होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल होता है। ठीक है, और जो रिसर्च होता है, रिसर्च के लिए भी इसका उपयुक्तता पाई जाती है। डीमेरिट्स होता है, स्मॉल पॉपुलेशन पर ये यूज़ नहीं हो सकता। अगर छोटी जनसंख्या है तो वहाँ पर 1-2 मिनट में आप काम करके ख़त्म करोगे, तो स्मॉल पॉपुलेशन में इसका यूज़ नहीं है। ठीक है, कैन नॉट बी रिलाइड फॉर एक्यूरेसी, इसमें 100% जैसे सेंसस में दक्षता पाई जाती है, इसमें दक्षता नहीं होती। और रिजल्ट में ओनली बी पार्शियली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन, मतलब क्या होता है इसमें बायसनेस पाई जाती है, पक्षपात पाया जाता है। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट चलते हैं हम फीचर्स ऑफ सैंपल। ठीक है, इसमें फीचर्स ऑफ सैंपल बेटा मैंने क्या बताए हैं आपको, फीचर्स ऑफ सैंपल में इसमें अगर मैं बात करती हूँ तो आप यहाँ पर देखिए कि होमोजीनियस, रिप्रेजेंटेटिव, एडिक्वेट और इंडिपेंडेंट। मतलब अगर मैं आपसे बात करूँ कि आपका जो सैंपल होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, ठीक है, तो उसके सैंपल में हम बात करेंगे कि इसका सैंपल सबसे पहले तो रिप्रेजेंटेटिव, जो हम सैंपल ले रहे हैं वो ऐसा होना चाहिए कि वो पूरे यूनिवर्स को रिप्रेजेंट कर सके। इंडिपेंडेंट हो, ऐसा ना हो कि अगर दूसरा नहीं रहेगा तो पहले वाले का अस्तित्व ही ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो नेक्स्ट की अगर मैं बात करती हूँ तो इसमें आता है होमोजीनियस होना चाहिए और एडिक्वेट होना चाहिए। ये आपसे पूछ लिया जाता है, हालांकि इसमें 2 ये मेन होते हैं लेकिन इसको फिर भी लिख दिया जाता है। ठीक है, कि क्या है, इसको फिर भी लिख दिया जाता है कि ये चारों भी एक सैंपल जो होता है उसके ये पार्ट्स होने चाहिए। ठीक है क्लास। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, आगे चलते हैं मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग। ठीक है, मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग की अगर हम बात करते हैं तो बेटा इसको कितने इसमें डिवाइड किया गया है, इसको हमने किया गया है, सबसे पहला जो आएगा रैंडम सैम्पलिंग। ठीक है, सबसे पहला आता है हमारा रैंडम सैम्पलिंग, रैंडम सैम्पलिंग आ गया, पर्पसिव सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, सिस्टमेटिक, कोटा सैम्पलिंग और कन्वीनियंस सैम्पलिंग। ठीक है, अब क्या होता है बेटा, ये पार्ट इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है, द मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग। तो देखो मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग में क्या क्या मेथड्स हैं हमारे पास। सबसे पहले आता है रैंडम सैम्पलिंग, मैं इसकी बात कर रही हूँ बेटा। रैंडम सैम्पलिंग का मतलब मैंने ऐसे ही कोई भी सैंपल ले लिया, जैसे फॉर एग्जांपल आई एम हैविंग ए स्टडी ऑफ 50 स्टूडेंट इन ए क्लास। ठीक है, मतलब एक क्लास पे 50 स्टूडेंट हैं, मैं उनकी स्टडी कर रही हूँ, जिसमें से 30 बॉय हैं और 20 क्या हैं, गर्ल्स हैं। ठीक है, हम लोग उसकी स्टडी कर रहे हैं, किसी भी रेस्पेक्ट में हो सकती है, एवरेज हाइट हो सकती है, एवरेज मार्क्स हो सकता है, एवरेज वेट। अब मैंने कुछ भी नहीं देखा, मैंने आइज क्लोज कर ली और रेंडमली 10 लोगों को का सिलेक्शन कर लिया, और वो कोई भी हो सकता है। एवरी आइटम हैज़ इक्वल चांस टू बीइंग सिलेक्टेड, तो उसको बोलते हैं बेटा रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम का यही सबसे बड़ा बेनिफिट है कि इसमें सबको इक्वल चांस मिलता है। ठीक है, कि इसमें सबको इक्वल चांस होता है, किसी का भी नंबर आ सकता है। जैसे लॉटरी निकलती है ना, लॉटरी नहीं निकलती, वो भी रैंडम सैम्पलिंग है। रैंडम सैम्पलिंग के बेसिकली मीनिंग मैंने आपको बता ही दिया है, व्हेन आइटम्स आर सिलेक्टेड रैंडमली। अब इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स अगर हम आप बताओ साथ के साथ करते जाएं या आगे पीछे करके देखते जाएं। जैसे रैंडम सैम्पलिंग को देखो, डेटा इज सिलेक्टेड विद द हेल्प ऑफ टेबल सच एज
ट्रिपेट मेथड और येट्स टेबल, मतलब इसके दो मेथड्स होते हैं। ट्रिपेट एक मेथड होता है, वो आप आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, और एक फिशर का मेथड होता है, वो भी आप आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग, जो रैंडम सैम्पलिंग मैंने आपको बताई है, ईच, इसकी डेफिनेशन देखिए, ईच एंड एवरी यूनिट ऑफ द यूनिवर्स हैज़ एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। जैसे लॉटरी मेथड मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ऑल आइटम्स ऑफ द पॉपुलेशन आर गिवन ए यूनिक नंबर, दीज नंबर्स आर रिटर्न ऑन स्लिप्स ऑफ पेपर विच आर देन पुट इन ए जार, रिक्वायर्ड नंबर्स ऑफ स्लिप इज सिलेक्टेड फ्रॉम द जार। क्या होता है, लॉटरी में बहुत सारे नंबर डाल दिए जाते हैं ना, 1 2 3 4, और एक लोगों को पर्ची दे दी जाती है, फिर एक सिलेक्टेड नंबर होता है, जिसका आया उसकी पर्ची खोली तो उसकी लॉटरी लग गई। ये सेम होता है मेथड ऑफ सैम्पलिंग। क्लियर है? आगे चलते हैं। इसके मेरिट्स क्या होंगे? सबसे पहले तो सबको इक्वल चांस मिलेगा, इसमें कोई बायसनेस नहीं होगी, वेरी कन्वीनियंट है, फ्री फ्रॉम बायस, जैसे कि मैंने बता दिया गया है, और फिर रिप्रेजेंटेशन। डीमेरिट्स क्या होंगे? नॉट सूटेबल फॉर ए लार्ज पॉपुलेशन पे सूटेबल नहीं होंगे, ठीक है। चांस ऑफ इग्नोरेंस ऑफ इम्पोर्टेंट आइटम, ऐसा हो सकता है कि जो पूरे ग्रुप को बहुत अच्छे से सिलेक्ट कर सके उसको ना हम करके हम किसी दूसरे को कर देते हैं जो पूरे यूनिवर्स को रिप्रेजेंट नहीं कर पाता। और नॉट वेरी रिलायबल, इस पर आंख बंद करके भरोसा नहीं किया जा सकता, ठीक है। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि हो सकता है उससे अच्छा कोई बेटर हमसे मिस हो गया हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है पर्पसिव सैम्पलिंग, जो मैंने आपको बताया था। पर्पसिव में क्या होता है? पर्पसिव में जो इन्वेस्टिगेटर है वो अपने पर्पस के अकॉर्डिंगली खुद से सैंपल कलेक्ट करता है। जैसे 50 स्टूडेंट के मुझे एवरेज मार्क्स निकालना है, तो एज़ पर माई पर्पस मैं जिसको चाहे उसको कर सकती हूँ, ठीक है। इसमें मतलब पूरा इन्वेस्टिगेटर का रोल होता है। सैम्पल्स आर चूजन बाय द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट आइटम्स विल बेस्ट रिप्रेजेंट द होल यूनिवर्स। वो उसके अकॉर्डिंग है कि वो पूरे यूनिवर्स को किस सिलेक्टेड आइटम्स के आधार पर उसको रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर? मतलब इन्वेस्टिगेटर का पर्पस होता है, उसके अकॉर्डिंग पर्पसली होता है ये, तो इसको इसीलिए पर्पसिव सैम्पलिंग कहा जाता है। आगे देखते हैं इसके मेरिट। सैम्पल्स कैन बी चूजन अकॉर्डिंग टू द पर्पस ऑफ स्टडी, मतलब स्टडी के माध्यम से भी चूज़ किए जा सकते हैं। इम्पोर्टेंट आइटम्स हो सकते हैं, इजी मेथड होता है और इनएक्सपेंसिव होता है, ठीक है। नेक्स्ट डिमेरिट्स, ये सूटेबल मेथड नहीं होता, ना रिलायबल मेथड होता है, और पर्सनल, नॉट फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस। पर्सनल बायसनेस इसमें पाई ही जाती है, ठीक है। पर्सनल बायसनेस इसमें पाई जाएगी, जो इन्वेस्टिगेटर चाहेगा वो उसको वैसे करेगा, उसके अकॉर्डिंग सारा काम होगा। नेक्स्ट आता है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे बहुत ध्यान से समझना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रेटिफाइड और कोटा, ये दो आएंगे, मैं दोनों को एक साथ लेकर चलती हूँ, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके अंदर थोड़ी कन्फ्यूज़न हो जाती है। दोनों सिमिलर हैं, कोटा और स्ट्रेटिफाइड की मैं बात कर रही हूँ, बहुत सिमिलर, वेरी सिमिलर, ठीक है। अब देखो क्या स्ट्रेटिफाइड और क्या कोटा, समझो। फॉर एग्जांपल स्ट्रेटिफाइड में क्या होता है बेटा, मैं इसकी डेफिनेशन पे पहले बाद में बात करूँगी, एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। हम लोगों ने पहले ग्रुप बना लेते हैं। ग्रुप बनाने का क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल आपने 50 स्टूडेंट लिए जिसमें से 30 बॉय और 20 गर्ल थे। सबसे पहले तो यही आपने क्लासिफिकेशन कर दिया कि 30 बॉय हैं और 20 गर्ल हैं। 2 ग्रुप बन गए, इन ग्रुप को बोलते हैं स्ट्रेटाज, ठीक है। इन ग्रुप को क्या बोलते हैं? स्ट्रेटाज। और स्ट्रेटाज का मतलब ही क्या होता है? ग्रुप। आपने अलग अलग 2 ग्रुप बनाए, फिर इन ग्रुप के अंदर से रैंडमली बच्चों को सिलेक्ट करना है। अब इन 30 में से भी मैंने 2 ग्रुप बना दिए, 15 अलग कर दिए अबव 70%, वो जो 30 का ग्रुप बनाया, और 15 अलग कर दिए बिलो 70%, ठीक है। अब इनमें से मैं कहूँ रैंडमली सिलेक्शन करूँगी तो ऐसी सैम्पलिंग को क्या कहूँगी? स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। तो बेसिकली स्ट्रेटिफाइड में वो सैम्पलिंग होती है, वो रैंडमली होती है। ग्रुप्स बनाने के बाद पहली ग्रुप्स बना लिया और उसके बाद में रैंडमली सिलेक्शन कर लिया, उसको बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। मैंने इसकी डेफिनेशन दी हुई है, द एंटायर पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू homogeneous group of states, some items are selected from each group by random sampling, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, इसके मेरिट्स क्या होते हैं? इक्वल चांस होते हैं इसमें सबको, हायर चांस ऑफ एक्यूरेसी होती है, फेयर रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है, और लेस टाइम एंड एफर्ट्स, इसमें टाइम और एफर्ट्स बहुत कम लगता है। डीमेरिट्स की अगर हम बात करते हैं, नॉट सूटेबल फॉर स्मॉलर पॉपुलेशन, और स्ट्रेटिफिकेशन कैन
प्रूव टू बी ए डिफ़िकल्ट टास्क, मतलब ये एक डिफ़िकल्ट टास्क हो सकता है। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं बेटा सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग क्या होता है? ये बेसिकली एक साइंटिफिक वे है सैम्पलिंग करने का। साइंटिफिक वे मतलब कि फॉर एग्जांपल देयर आर 100 स्टूडेंट, आपको इनमें अलग अलग सैम्पलिंग करनी है, तो आपने एज पर कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग कर दिया, 10-10 के ग्रुप बना दिए, ठीक है, उनके कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से हैं, एनएथ के हिसाब से ये चलता रहेगा। इस तरह सिस्टमेटिक वे में जो मैं चलती रहूँगी, जैसे 10-10 के ग्रुप बना दिए, मान लो 100 स्टूडेंट, मैं आपको बता रही हूँ ना 100 स्टूडेंट है और मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये बना दी, ये तो ग्रुप बना दी। अब मैं एक सिस्टम के हिसाब से या तो इनको या एनएथ के हिसाब से, जैसे पहले को नंबर दे दूँ 6, दूसरे को 16, फिर 26 या 36, तो एक एनएथ के हिसाब से एक सिस्टम के रूप में ये आगे चलता रहेगा। इसको बोला जाएगा बेटा सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, ठीक है। इसके मेरिट्स क्या क्या होंगे? कन्वीनियंट है, बीइंग बायस्ड केस में कम चांसेस होते हैं। डीमेरिट्स क्या होंगे? स्मॉल पॉपुलेशन पर नहीं चल सकता, एवरी आइटम डजंट हैव एन इक्वल चांस एट सिलेक्शन, ठीक है। पॉसिबिलिटी ऑफ लॉसिंग सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन इज़ हाई, हो सकता है कि जो हम 6 से 16 नंबर पर जा रहे हैं, हमने 6 के बाद डायरेक्ट 16 लिया, हो सकता है कि 12 नंबर ग्रुप को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करे, ठीक है। तो ये इसका सबसे बड़ा डीमेरिट होता है। नेक्स्ट कोटा, मैंने जैसे कि आपको बता ही दिया था कि पहले ग्रुप बना लिए जाते हैं और ग्रुप में करने के बाद स्ट्रेटिफाइड में हम क्या करते हैं, रेंडमली सिलेक्ट कर लेते हैं कि कोई सा भी ले लिया। लेकिन इसमें क्या होता है, ग्रुप तो बन गए, लेकिन ग्रुप के बाद इसमें अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टिगेटर, ठीक है, वो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से सैम्पलिंग करेगा। वहाँ पर क्या करेगा, रेंडमली स्ट्रेटिफाइड की बात करें, और यहाँ पर अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, जैसे फर्स्टली ये सेट ऑफ कंट्रोल कैटेगरीज ऑफ कोटा ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन आर स्पेसिफाइड, ठीक है बेटा। नेक्स्ट बात करते हैं इसके मेरिट्स, ठीक है। ये लेस टीडियस होता है, ठीक है, और मतलब क्या होता है, इसमें डिफरेंट सब ग्रुप्स बन जाते हैं, ठीक है। डीमेरिट्स में क्या होता है, ये रिप्रेजेंट नहीं कर पाता है पूरी की पूरी पॉपुलेशन को, ठीक है। ये इसके डीमेरिट्स हो गए कोटा सैम्पलिंग के। नेक्स्ट की अगर हम बात करें कन्वीनियंस सैम्पलिंग क्या होती है, कन्वीनियंस सैम्पलिंग सबसे ईजी है। कन्वीनियंस सैम्पलिंग बेटा वो होती है जो कि इन्वेस्टिगेटर अपने कन्वीनियंस के हिसाब से करता है। दिस इन्वेस्टिगेटर the investigator has full freedom to select the sample as per his own judgment and convenience, right। आगे चलते हैं, इसके देख लेते हैं। इनएक्सपेंसिव है, लेस टाइम एंड एफर्ट्स है, ठीक है। अनसाइंटिफिक है, वो जो चाहे अपने हिसाब से करेगा। बायस्ड होती है, किसी के साथ वो पक्षपात कर सकता है, किसी के साथ वो पक्षपात नहीं कर सकता, तो ये बायस्ड हो सकती है। नेक्स्ट अगर हम चलेंगे, रिलायबिलिटी ऑफ सैम्पलिंग मेथड, मतलब इसके क्या क्या वो होते हैं कि इसमें क्या क्या जो सैम्पलिंग मेथड है, इसमें नुकसान भी कुछ होता है कि एक रॉन्ग मेथड लिया जा सकता है, ठीक है। और जो सैंपल का साइज़ होता है कभी कभी स्मॉल हो जाता है, तो उसमें सैम्पलिंग मेथड नहीं चल सकता। और अगर ऐसा होता है कि इन्वेस्टिगेटर ना प्रॉपरली ट्रेंड नहीं है, ठीक है, अगर वो प्रॉपरली ट्रेंड नहीं है तो इसको जर्नली वो यूज़ नहीं कर सकता, तो इसके लिए ट्रेंड चाहिए, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है ना बीच में पॉइंट, सैम्पलिंग मेथड्स आर नॉट रिलायबल व्हेन ये चीज़ें, ए रॉन्ग मेथड ले लिया है, ठीक है, हो सकता है कुछ गलत ले लिया हो जो पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, और बहुत अच्छा छोड़ दिया हो जो बहुत अच्छा रिप्रेजेंट कर सकता हो, ठीक है। और स्मॉल साइज़ पे ये नहीं लागू होता है, ठीक है। प्रॉपरली ट्रेंड होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात बायस्ड नहीं होना चाहिए इन्वेस्टिगेटर, ठीक है। तो ये रिलायबिलिटी ऑफ सैम्पलिंग मेथड है, ये आपको 2-2 3-3 मार्क्स में आ जाएंगी, और आप अगर ये डायग्राम बना के शो करोगे तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। नेक्स्ट बेटा कंपैरिजन की बात आती है लास्ट में, कंपैरिजन बिटवीन सेंसस मेथड एंड सैम्पलिंग मेथड। सबसे पहली बात करते हैं, ये क्या करती है, ये कंप्लीट पूरी पॉपुलेशन को कवर करती है, और ये सिलेक्टेड पॉपुलेशन को कवर करती है, मतलब ये पूरी पॉपुलेशन की स्टडी करती है और ये सिलेक्टेड की स्टडी करती है, ठीक है। इसका जो फील्ड होता है वो लिमिटेड होता है, और इसका जो फील्ड होता है वो वाइड होता है, मतलब बहुत बड़े क्षेत्र पर ये की जा सकती है। इसमें एक्यूरेसी लेवल बहुत ज़्यादा होता है, इसमें लो होता है, ठीक है। ये एक्यूरेट होती है और रिलायबल क्यों, क्योंकि ये जो इन्वेस्टिगेटर होता है ईच एंड एवरी आइटम की स्टडी कर रहा है, लेकिन यहाँ पर
पूरे आइटम्स में से कुछ की स्टडी वो कर रहा है। एक्सपेंसिव मेथड है, ऑब्वियस सी बात है, एक एक की स्टडी होगी तो ऑब्वियस सी बात है एक्सपेंसिव मेथड होगा, और ये इनएक्सपेंसिव, इतना एक्सपेंसिव नहीं है। लेंथी प्रोसेस होता है, इसमें टाइम कम लगता है, ठीक है। चेकिंग एक्यूरेसी लेवल इज़ डिफ़िकल्ट, इसमें इजी होता है। क्यों? क्योंकि आप अगर देखोगे लेवल, अगर एक एक की आपने स्टडी की है उसको दोबारा से चेक करोगे, उसमें उतना टाइम, उतना एफर्ट्स, उतना मनी सब होगा। सूटेबल फॉर हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन, इसमें क्या होता है, वेरीफाई करने की बात आई है, और जो बड़ी पॉपुलेशन है उसमें ये सूटेबल हो सकता है, और ये होमोजीनियस पॉपुलेशन में सूटेबल है, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, स्टैटिकल एरर्स क्या होते हैं। ये आपके पार्ट में इस टाइम जो आपका जो डिडक्ट हुआ है कोर्स, उसमें बस थोड़ा सा ये पार्ट दिया हुआ है, नॉन सैम्पलिंग एरर और सैम्पलिंग एरर। इनकी डेफिनेशन देख लेना। दीज एरर अराइज ड्यू टू ह्यूमन एरर सच एज पर्सनल बायस, ये होते हैं जो ह्यूमन के एरर्स होते हैं, जैसे पर्सनल बायसनेस होती है, फॉल्स इन्फॉर्मेशन होती है ये वाली। और सैम्पलिंग एरर क्या होते हैं, इट रेफर्स टू द एरर ऑफ नॉन रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, और मिस रिप्रेजेंटेशन व्हेन द रिजल्ट ड्रॉन फ्रॉम द सैम्पल आर अप्लाइड टू द होल पॉपुलेशन, जब पूरी पॉपुलेशन के रिजल्ट की बात होती है। नेक्स्ट, ये आप इसको छोड़ दीजिएगा, ये इसमें नहीं है कि सैम्पलिंग बायस क्या होती है, वो उसमें मतलब पूरा आपको कवर अप करके दिया गया है। सेंसस मेथड आपको लास्ट मतलब वो बोलते हैं ना कि एक बार रिकैप कर लेते हैं या देख लेते हैं हमने क्या किया। सेंसर जो पूरे का ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द पॉपुलेशन की स्टडी करता है, हाईली एक्यूरेट होता है, वेरी लेस चांसेस टू बीइंग बायस्ड, एक्सटेंसिव होता है। नेक्स्ट, इसके डीमेरिट्स, ठीक है, मैन पावर चाहिए, वेरी एक्सपेंसिव है, वेरी लेंथी है, ठीक है, ये सब होता है ना। हाँ जी। नेक्स्ट, फिर मतलब ये एक रिकैप है कि हमने क्लास में क्या क्या किया है। सैम्पलिंग मेथड क्या होता है, जो पूरे में से कुछ को करे, जो पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर सके, लेस टाइम होता है, ये हम पढ़ चुके हैं, बस एक हल्की सी आपको नज़र इस पे घुमानी है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, इसके डीमेरिट्स, स्मॉल पॉपुलेशन, रिलाइट नहीं होता है, 100% एक्यूरेट नहीं होता। तो बेटा यहाँ पर हमारा जो चैप्टर होता है कलेक्शन ऑफ डेटा, सेंसस एंड सैम्पलिंग मेथड, जो कि मेरे अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 3 है, लेकिन एज़ पर एनसीईआरटी ये चैप्टर नंबर 2 का ही पार्ट है। क्या फ़र्क पड़ता है, हमने चैप्टर नंबर 2 या चैप्टर नंबर 3 पूरा हमने कवर अप किया है, ठीक है। अगर इस वीडियो में बेटा आपको कहीं पर कोई भी दिक्कत आती है, कुछ समझ नहीं आता है, तो आप पर्सनली मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा बेटा। क्लियर?